नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। न्यूज नाउ में आज सबसे पहली बात संसद के मॉनसून सत्र में जारी हंगामे की, जहां बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान रुक नहीं रहा। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको दिखाएंगे कारगिल में चल रहे कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह की झलकियां। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे महाराष्ट्र में जारी आसमानी आफत यानी मूसलाधार बारिश ने कैसे रोक दी है माया नगरी मुंबई की रफ्तार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। संसद में बजट पर चर्चा जारी है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। उनका आरोप है कि 2 राज्यों को ही बजट की टॉफी थमाई गई, अन्य राज्यों की अनदेखी की गई। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस बीच बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के संसद में दिए गए बयान को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री का बयान। लोकसभा में बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर सदन में कांग्रेस सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य इस मामले में सरकार और सदस्य से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि कोई भी सदस्य अगर ऐसी टिप्पणी करता है जो सदन की गरिमा के खिलाफ है तो स्पीकर के पास उस पर उचित एक्शन लेने का अधिकार है। विपक्षी सांसद इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और शोर शराबा जारी रहा। अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रिसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं। उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था, कल मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूँ या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसे इतना कह रहा हूँ कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। रक्षा मंत्री राजनाथ की अपील। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभापति से असंसदीय भाषा को सदन की कार्यवाही से हटाने की अपील की। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्रवाई। बिरला ने समझाया, चुनौती पर भी चेताया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों को सदन की गरिमा को बढ़ाने वाली चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही से हटा तो दिए जाते हैं, लेकिन सदस्यों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि वे ऐसे बयान ना दे। उन्होंने कहा कि वह संबंधित सदस्य को चेतावनी दे चुके हैं। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें
इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाटी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले। बीजेपी सांसद के बयान पर हंगामा। पश्चिम बंगाल के तामलुक से बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सदन में बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने टीका टिप्पणी की तो गंगोपाध्याय ने कहा कि विद्वान सदस्यों को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें सीखना चाहिए। इसी दौरान लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने टिप्पणी की, जिस पर पलटवार करते हुए गंगोपाध्याय ने उनके लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। तब कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय कहते सुने गए कि ना आप गांधी को जानते हैं और ना ही गोडसे को जानते हैं। Who want me to conclude? I have not told anybody to stay here. Please don't talk like a stupid, sir. Please. You neither know Gandhi. You neither know Gandhi. नॉर गुड गौरव जी। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में पेश हुए बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि बजट पर चर्चा को लेकर सरकार पहले से ही विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील कर चुकी है। हालांकि इंडिया गठबंधन की घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव और अन्याय को लेकर संसद भवन परिसर में भी प्रदर्शन किया था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कारगिल पहुंचे। उनके साथ पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक भी समारोह में शामिल हुए। 26 जुलाई भारत के सैन्य इतिहास में एक गौरवशाली दिन है। कारगिल वह क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तानी सेना ने युद्ध किया और पड़ोसी देश के कब्जे से कारगिल द्रास क्षेत्र को आजाद कराया था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक कारगिल जीत के रजत जयंती समारोह में शामिल होने कारगिल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार को द्रास पहुंचेंगे। बता दें कि इस समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से कारगिल की लड़ाई लड़ चुके जवान और कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजन भी सम्मिलित हुए हैं। भारत ने साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध पर विजय हासिल की थी। भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक कारगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जब बटालिक सेक्टर में फर्स्टली ये मैसेज था कि कुछ उग्रवादी हमारे बटालियन पोस्टों के ऊपर आके बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट अटैक जो गया था
उसमें मैं गया था और उसमें हमारे साथ 4 लोग शहीद हुए थे। मैं 3 पाकिस्तानियों को मार के तीनों का आई कार्ड, पे बुक और AGL का प्रेसी लेकर के इंडिया में जब वापस आया 11 डेज के बाद, विदाउट फूड एंड वाटर, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, बैंडेज पट्टी कुछ नहीं था, और 11 दिन के बाद अपने पोस्ट पर आकर के मैं जब वो दिया डॉक्यूमेंट, तो ये साबित हो गया कि ये पूरे रेगुलर आर्मी के लोग लड़ रहे हैं। कितनी चुनौती थी सर आपके लिए, क्यों, और उसके बावजूद भी इतने एडवांटेजियस प्लेस पर होने के बावजूद पाकिस्तानी भाग खड़े हुए। अगर हम कैजुअलिटी का रेशियो निकालें तो अगर हमारी 10 कैजुअलिटी होगी तो उनकी 1 कैजुअलिटी, क्योंकि वो उनके पास उस तरीके का टॉप थे, फिर भी वो भाग खड़े हुए। कैसे देखते हैं इस हाथ? ये एक हिंदुस्तान का जो लीडरशिप था, वो लीडरशिप की काबिलियत थी कि इस चोटी के ऊपर कठिन से कठिन पहाड़ियों पर चढ़ करके, और हम लोगों ने जो दृढ़ प्रतिज्ञा था, जो हमारे अंदर साहस था, जो हमारे अंदर उस टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता थी, उसके चलते ये विजय हासिल हुआ। आज भी सर जो जवान, जो वेटरन हमसे मिलते हैं, वो शौर्य गाथा में कहते हैं कि मेरा नाम मत लीजिए, मेरे वजह से ये विजय नहीं है, जबकि वो लड़े उस लड़ाई को, उन्होंने फतेह की, आप भी उनमें से एक है। आप लोग कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लीजिए, तो इसके पीछे क्या मोरल होता है? इंडियन आर्मी क्या कुछ ट्रीटमेंट आपको देती है? ये हाँ, देश के एक एक जवान, एक एक जनता हम लोग के पीछे जो खड़ी थी, वो हमारी शक्ति थी, वही हम लोग की शक्ति थी, और उसी के बदौलत लड़के ये पहाड़ी हासिल हुआ। ये 25वां वर्ष है जब हम इस ऐतिहासिक विजय की शौर्य गाथा को गा रहे हैं सर। इस 25वें साल को किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, रजत जयंती हमारी। बिल्कुल, ये हर्ष की बात ये है कि हम लोग सब देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, और इस देश में लड़ाई तो बहुत हुआ, लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई था, और उस लड़ाई में जो नए जनरेशन के लोग हैं, नए भारत की जो आविष्कार हो रहा है, हर चीज देख करके ये पूरा विश्व देख रहा है कि हम लोग किस स्तर से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। नए जवानों को और नौयुवक जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, खासकर उनको किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं, और ये लड़ाई क्या सिखाती है इन नए युवाओं को? जिस जवान के पास एक क्षमता है, मतलब आगे देश के प्रति भावना है, वो कभी भी ये चाहेगा कि मैं देश सेवा करूं। देश सेवा आप लोग भी कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान की हर जनता कर रही है, लेकिन अपने अपने लेवल पर, अपने अपने तरीका से। लेकिन ये जो जवान हमारे जाएंगे बॉर्डर पर, और वो इतनी उनके अंदर शक्ति है, हम लोग, मैंने आगे वाले पीढ़ी को देख करके कि उनसे 3 गुना ज्यादा वो काम करने के लिए काबिलियत रखते हैं, और उनको जाना चाहिए। दरअसल कारगिल में युद्ध की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि 160 किलोमीटर के दायरे में हमारे निगरानी तंत्र की विफलता के चलते वहां पाकिस्तानी सेना घुस आई थी और हमारी कई चौकियों पर कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मुख्यतः उन भारतीय चौकियों पर कब्जा जमाया था जिनको भारतीय सेना की ओर से सर्दियों के मौसम में खाली कर दिया जाता था। पाकिस्तानी सेना ने यह घुसपैठ ऑपरेशन बद्र के तहत करवाई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह घुसपैठ बड़े चुपचाप तरीके से करवाई थी। इसलिए जब इसका खुलासा हुआ तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से मिले और इस धोखे से संदिग्ध रह गए थे, क्योंकि वह एक और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। लाहौर तब बस लेकर गए थे, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था। घुसपैठ की बात सामने आते ही मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई और कुछ देर बाद ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को भारतीय चोटियों को छोड़कर भगाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 26 जुलाई को वह दिन आया जिस दिन सेना ने इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया। महाराष्ट्र के कई जिले इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। यहां तक कि मुंबई में तो सड़कें तालाब बन गई और नाव से लोगों को बचाया जा रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश जारी है। इसके चलते सड़कों से लेकर रेल ट्रैक तक पानी से लबालब हो गया है। इसके कारण यातायात जाम हो गया है। उड़ान और ट्रेनें संचालन में देरी हो रही है।
तूफानी बारिश। मानसून के आते ही मुंबई में बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार बारिश से जल भराव के बाद मुंबई की सड़कें मानो जैसे तालाब बन गई है। यहाँ के कुछ हिस्सों में तो मानो मानसून का ब्रेक फेल हो गया है। यहाँ इतनी मूसलाधार बारिश की सब कुछ ठहर सा गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में हाल बेहाल है। पुणे की सड़कों पर सैलाब है, नाले उफान पर है। जहाँ गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ पानी भर गया है। और ये हल्की फुल्की बारिश नहीं है कि पानी निकल जाएगा। वाटर रेगुलेटर ठप हो गया है और जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मुंबई और पुणे में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके डूबने की स्थिति में है। करीब 15 सोसाइटी में पानी घुस चुका है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में जल भराव हो गया है, तो वही सड़कों से लेकर ट्रेन की पटरियां तक पानी में डूब चुकी है, जिससे यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। बारिश तो कल रात से हो रही है। हाँ, कल रात पानी भरा है। पानी तो सब जगह भरता ही, इधर तो पूरी जगह में भरा ही रहता है। तो बारिश का टेंशन की वजह से कभी कभी बस नहीं आती। अभी कहाँ जाने वाले हैं? धारावी। तो बस के लिए इंतजार। हाँ। बस लेट हो रही है, अभी तक आई नहीं। नहीं, अभी तो लगाई नहीं। नाम बताइए। मोहम्मद जियाउद्दीन। अच्छा, बारिश कब से हो रही मुंबई में और किस तरह से मतलब पानी भरा है? हम लोग को तो समझो 10-15 दिन से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। ये रोड की जो सर्विस है समझो हमेशा के लिए जाम हो गया। हाँ, बारिश की वजह से। उससे पहले भी ब्रिज बनी, उसकी वजह से ज्यादा ही जाम है। हाँ। 15-20 मिनट का रास्ता आधा 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लग जाता है। तो अभी कब से घर से निकले? और मैं 8:30 बजे निकला हूँ। बारिश हो रही है? हाँ, बारिश तो पहले से ही हुई, लेकिन मैं 8:30 बजे निकला हूँ। तो जब से हम लोग ये ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बस के लिए खड़े? बस के लिए। बताइए। अभिषेक जायसवाल। अभिषेक, कब से मुंबई में अभी बारिश कब से हो रही है और आप कब निकले घर से और यहाँ बस के लिए खड़े क्या? मैं 10-15 दिन से बारिश हो रही है लगातार। हाँ। बस का वेट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे घर से निकले, पानी आनी भरा है? हाँ, पानी भरा है। कहाँ पे रहते हैं आप? पास में ही रहते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? दादर। हाँ? दादर। कितना टाइम लग जाएगा बात? 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। बस के लिए? बस के लिए। आपका नाम बताइए। राकेश जी, कहाँ से आ रहे हो? कितना ट्रैफिक है? चेंबूर से आ रहा हूँ। हाँ। चेंबूर सुभाष नगर से बहुत पानी भरा है। सुभाष नगर पे काफी बारिश हो रही है। बहुत बारिश हो रही है। और आपको कितना टाइम लग गया यहाँ ट्रैफिक की वजह से? मैं तो बीच के गली से आया करके तुरंत आ गया। पानी में से गुजरते हुए आ रहा हूँ। कम से कम 2 से 2.5 फुट पानी है सुभाष नगर में। मैं इस एरिया की एक्स कॉर्पोरेटर हूँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट के यहाँ से कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और खड़कवासला धरन से पानी छोड़ा गया था। सुबह 3 बजे हमें पता चला पानी भर रहा है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग घबराए हुए थे, सब लोग गाड़ियाँ निकाल रहे थे। कुछ बच्चे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ आने के बाद पुणे महानगर पालिका डिपार्टमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उनको फ़ोन किया मैंने और फायर ब्रिगेड स्टेशन में भी फ़ोन किया। उधर फ़ोन करने के बाद में सिर्फ फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो आए थे, लेकिन बाकी कोई भी सक्षम यंत्रणा यहाँ पहुंची नहीं। इस जगह के बारे में बताइए, एरिया में कितनी बिल्डिंग है जो पानी के अंदर है, कितनी सोसाइटी, कितने लोग इन्फेक्ट हुए, कितने लोगों को निकाला गया है? ये एकता नगर और विट्ठल नगर परिसर कहलाता है और यहाँ पे टोटल 25 से 26 बिल्डिंग है जो पानी में है अभी। और पूरा ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट सारे पानी में है। फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है और कम से कम 500-600 लोग अभी ऊपर अटके हुए हैं जिनको निकालना है। यात्री भी परेशान। भारी बारिश के चलते कई सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हो गई है, जिससे अनगिनत यात्रियों को असुविधा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस शहर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मुंबई में भारी बारिश के बाद के हालात में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और सड़कें जाम पड़ी है। एक्शन में सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र राज्य लगातार बारिश के प्रभाव का सामना कर रहा है। कई जगहों पर बारिश ने अफरा तफरी भरा माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की स्थिति का जायजा लिया और लोगों के लिए विशेष अपील जारी की। सीएम ने रायगढ़ कलेक्टर को फोन कर बाढ़ प्रभावित सभी लोगों की मदद करने को कहा और हर मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त अलर्ट पर है। पूना में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। पूना में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255
मिलीमीटर बारिश गिरा है, मुड़सी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर सबको सूचना दी है, एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। और मैं आर्मी के मेजर जनरल अनुराग विज, इनसे भी बातचीत की हुई है, कर्नल संदीप जी से बातचीत की है और उनको भी कहा है आपकी भी टीम अलर्ट रखो, आवश्यकता अगर लगती है तो आपकी टीम मूव करो। अभी आर्मी भी मूव हो रही वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ एयरलिफ्ट की भी तैयारी उन्होंने की हुई है। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट है। लोगों से भी मैं अपील करूंगा, जहाँ जहाँ लोग फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन को भी मैंने कहा है उनके भोजन की, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह की जाए और उनको कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखे, ऐसी सूचना मैंने दी है और उस पर काम चल रहा है। मैं बारीकी से भी इसके ऊपर ध्यान मेरा है। मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से मैंने कहा है, अभी उससे बातचीत की है, तो मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट अभी लगभग डिक्लेयर हुआ है और अगले 3 घंटे में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर 222 पंप काम कर रहे पानी खींचने के लिए। कुर्ला और घाटकों पर ट्रैक पर पानी है, वो पानी निकालने का काम शुरू है। ये अंधेरी का सबवे बंद है, उसको भी पानी निकालने का काम शुरू है और सब यातायात शुरू है, रेलवे शुरू है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं मुंबई करों से भी अपील करूँगा, स्कूल को तो छुट्टी है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर में रहिए, सुरक्षित जगह पर रहिए, इतना उनको अपील करता हूँ। रायगढ़ में भी कलेक्टर से बातचीत हुई है और उनको भी सूचना दी हुई है अलर्ट रहने की। और पूरे महाराष्ट्र के सभी कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इनको मैंने सूचनाएं दी है। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड सिचुएशन है, वहाँ तत्काल हमारी यंत्रणा पहुँचे और उनको मदद करे, उनको सुरक्षित जगह पे रखे, उनका पूरा भोजन का व्यवस्था करे, पीने के पानी की व्यवस्था करे। ऐसी सूचना में ऑल कलेक्टर्स को दी हुई है। स्कूलों में छुट्टी घोषित, परीक्षा पर भी असर। महाराष्ट्र के कई जिले इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। गढ़चिरौली, पुणे, ठाणे, बीड समेत कई जिलों में मूसलाधार मुसीबत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लोनावाला में कुछ घंटों में हुई रिकॉर्ड बारिश ने शहर में सैलाब ला दिया, तो इसके बाद वहां 30 सैलानी फंस गए। इन पर्यटकों को बचाने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे ही कई शहरों में सैलाब का कब्जा दिख रहा है। मुंबई में भारी बारिश के अलर्ट के बीच मूसलाधार बरसात देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का कहना है कि भारी बारिश के कारण पालघर, रायगढ़ और ठाणे में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर मुंबई कमिश्नर इस बात पर फैसला करेंगे कि कल के लिए छुट्टी घोषित करने की जरूरत है या नहीं। ज़्यादा जो पानी भरा हुआ है वो ठाणे, पालघर, रायगढ़ में है, तो वहाँ पे छुट्टियाँ डिक्लेयर की गई है। आज दोपहर तक वेदर फोरकास्ट क्या होता है उस हिसाब से मुंबई के जो कमिश्नर है वो सहमति देंगे कि कल छुट्टियाँ होगी या नहीं होगी। लेकिन पुणे में भी बहुत बारिश है, तो पुणे में छुट्टी डिक्लेयर की गई है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो वहाँ पे वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनको ऑथराइज किया गया है। लेकिन कुछ हमारे बोर्ड की भी एग्ज़ाम्स आज है, तो जिस एरिया में ऐसी स्थिति है तो उसके एग्ज़ाम्स का नेक्स्ट डेट डिक्लेयर की जाएगी। इसलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज का एग्ज़ाम मिस किया है तो उनको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको जल्दी उनकी एग्ज़ाम ली जाएगी। लेकिन एक साथ पूरे महाराष्ट्र के एग्ज़ाम हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे स्टूडेंट आते हैं, अपनी परीक्षा देते हैं, तो उन पे भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यही निर्णय दिया गया है कि जो लेट आएंगे उनको
अपने जो सेंटर्स है उसमें प्रवेश दिया जाए और जिस वक्त वो पहुँचे हैं उस वक्त से उनकी जो आवर्स है वो गिने जाएंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम भी तुरंत ही डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो जो फेल हुए उनके लिए एग्ज़ाम रहती है ताकि वो एडमिशन ले सके, और जिनको कम परसेंटेज आया है उनको भी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो फिर से अपीयर हो और अपना परसेंटेज इंप्रूव करें। दरअसल मुंबई बेहद प्राचीन और पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम से जूझ रहा है। ये सिस्टम ज्यादा बारिश की स्थिति को संभाल नहीं सकता, इसीलिए गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है। हर बार बारिश में 3-4 बार जल जमाव और जल भराव होता है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम काम नहीं कर पाते। मुंबई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, लेकिन ये व्यापक पैमाने पर नहीं, न ही इस व्यवस्था को शहर की प्लानिंग के साथ जोड़ा गया। वहीं तेजी से शहरीकरण होने की वजह से पानी को सोखने वाले इलाके कम हो गए, वेटलैंड्स और हरियाली वाली जगहों की कमी होती जा रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश ज्यादा तेजी से और कभी भी हो जाती है। इससे वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।